नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम प्लेटो के एक दूसरे महत्वपूर्ण विचार पर चर्चा करेंगे, और वो है प्लेटो का आदर्श राज्य। इस आदर्श राज्य की प्रस्तुति से पहले हमें कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि प्लेटो से पहले किस तरह का सामाजिक राजनीतिक परिवेश था और प्लेटो के गुरु सुकरात के समय किस तरह का वातावरण था। तो ये हम जानते हैं कि सुकरात का जन्म उस समय हुआ था जब एथेंस की जो सभ्यता और संस्कृति वो अपने चरम पर थी। सुकरात ने थेमिस्टोक्लीज और पेरिक्लीज के उन्मुक्त प्रजातंत्रीय वायुमंडल में सांस ली थी, और उस समय जब उनके शिष्य प्लेटो का जन्म हुआ था तब एथेंस का पतन हो रहा था। व्यक्तिगत स्वार्थ, सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक अराजकता जो थी वो सर्वत्र फैली हुई थी। 30 निरंकुशों या 30 आत्यायी कहें, उन्होंने सुकरात को न्याय के पथ पर अडिग रहने के कारण मृत्युदंड दिया, और एथेंस का उस समय का सबसे बड़ा ज्ञानी न्यायी व्यक्ति सुकरात कानून की मर्यादा रखते हुए, और उसने दंड के नाम पर सहर्ष विष पान करके अपने जीवन से मुक्ति पाई। उस समय जो दशा थी एथेंस की, उस एथेंस की कुछ सामान्य बुराइयां थी जो प्लेटो ने उस समय देखी थी। वो थी वर्ग संघर्ष, कुशासन और कुशिक्षा। प्लेटो इस व्यवस्था से निजात दिलाना चाहता था समाज को, और एक आदर्श राज्य के बारे में उनका अपना एक चिंतन है, थॉट है। ये हम जानते हैं कि प्लेटो का जो संपूर्ण दर्शन है उसका मूल सत्य का विचार है, थ्योरी ऑफ द आइडिया ऑफ गुड। ये जो आदर्श राज्य है और सत्य का विचार है, इनमें गहरा नाता है, नीज शीर का संबंध है। तो आदर्श राज्य को समझने से पहले थोड़ा सा विचार उसके सत्य संबंधी विचारों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। प्लेटो दृश्यमान जगत की सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर, क्षयशील और परिवर्तनशील मानता है, लेकिन उसमें रहने वाला अतीन्द्रिय बुद्धिग्राही एक रस तत्व विचार है, और वो विचार शाश्वत, पुरातन, अपरिवर्तनशील है। इस दृश्यमान जगत की सभी वस्तुओं का एक आदर्श रूप होता है जो इस सांसारिक जगत से पृथक आदर्श जगत में निवास करता है। ये क्षणभंगुर लौकिक संसार नित्य शाश्वत वास्तविक आदर्श जगत की अनुकृति है, प्रतिलिपि है, छाया मात्र है, फोटोकॉपी है। इन सब आदर्श विचारों का जो समापन है वो सत्य के विचार में होता है, सत्य के विचार में एकीकरण होता है। संसार की सृष्टि, सभी प्रकार के ज्ञान, सत्यम शिवम सुंदरम का एकमात्र स्रोत सत्य का विचार है। अतः सत्य का विचार आदर्श जगत का सर्वोच्च, नित्य और शाश्वत रूप है। इसी से सभी विचारों का स्पष्टीकरण होता है।
जिस प्रकार भौतिक जगत में सूर्य सब वस्तुओं का रूप देखने योग्य बनाता है, उसी प्रकार सत्य का जो विचार है सब वस्तुओं को समझने योग्य बनाता है। अतः आदर्श राज्य सत्य के विचारों का राज्य है। अब यहाँ ये स्पष्ट है कि जो आदर्श राज्य है वो यथार्थ राज्य नहीं है। केवल आदर्श राज्य ही वास्तविक और शाश्वत है, यथार्थ राज्य नहीं। प्लेटो का यह मानना है कि जितने भी यथार्थ राज्य हमको दिखते हैं ये अपने आप में क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, अपूर्ण है। ये हमेशा आदर्श की ओर बढ़ते रहते हैं। आदर्श राज्य नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील है और वही पूर्ण है। उसका अस्तित्व पृथ्वी पर, धरती पर नहीं होता। प्लेटो ने स्वयं लिखा है कि वह आदर्श राज्य शब्दों में निर्मित है, क्योंकि मेरे विचार से पृथ्वी पर यह कहीं भी नहीं है। अब आदर्श राज्य का स्वरूप क्या है? तो उसके आदर्श राज्य के कुछ चरण हैं और उस आदर्श राज्य में कुछ वर्ग विभाजन प्लेटो ने किया है। तो उसमें 3 वर्ग हैं। एक तो उत्पादक वर्ग है, प्रोड्यूसिंग क्लास है। मानवीय आवश्यकताओं से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इसमें प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में मानवीय आवश्यकताओं का हाथ है। प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति वो एक दूसरे के सहयोग से करता है। तो भोजन, वस्त्र, आवास जैसी जो मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति है वो उत्पादक वर्ग के द्वारा होती है। दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग, मिलिट्री क्लास। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद मनुष्य जो है उसका कदम विलासिता की ओर बढ़ता है। अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र और शानदार आवास की कल्पना वो करने लगता है। तो एक राज्य सुखी और दूसरा राज्य दुखी होता है। तो दुखी राज्य सुखी राज्य पर आक्रमण करता है और राज्य की सुरक्षा हेतु सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। तीसरा वर्ग है शासक वर्ग या दार्शनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग अपने अपने कार्यों का संपादन ठीक से करें, आपस में संघर्ष नहीं करें, आपस में कलह नहीं करें। तो इसके लिए समुचित शासन व्यवस्था की आवश्यकता हुई और इसके फलस्वरूप एक नया वर्ग आता है, वो है दार्शनिक वर्ग या शासक वर्ग। इस प्रकार एक आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक या शासक वर्ग के सम्मिलित रूप से आदर्श राज्य बनता है, जो क्रम से क्षुधा, साहस और विवेक जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये वर्ग। प्लेटो के जो 3 वर्ग हैं, भारतीय वर्ण व्यवस्था जैसे वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इस पर आधारित है। तो ये उसके आदर्श राज्य का वर्ग डिवीजन है। अब उस आदर्श राज्य में और क्या क्या खास पिलर हैं, क्या खास विशेषताएं हैं, उसके खास स्तंभ हैं। तो उसमें न्याय का सिद्धांत, एक आदर्श राज्य में 4 गुणों की चर्चा करता है प्लेटो: विवेक, साहस, संयम और न्याय। न्याय कहाँ है, न्याय क्या है, आदर्श राज्य में न्याय का निवास स्थान कहाँ है, इस विचारणीय प्रश्न पर प्लेटो विचार करते हैं। और उनका ये कहना है कि एक आदर्श राज्य अपने विवेक, साहस, संयम और न्याय के गुणों को अवश्य ही प्रदर्शित करता है। तो उसमें वो मानवीय आत्मा का विश्लेषण करते हुए इन 3 गुणों की पहचान करता है। और जब ये 3 गुणों की स्थापना हो जाती है तो एक सर्वोच्च गुण, सद्गुण की स्थापना होती है, वो न्याय है। ये हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि प्लेटो 2 प्रकार के स्वरूप माने न्याय के, एक सामाजिक न्याय है और एक व्यक्तिगत न्याय है। तो वो समाज के स्तर पर न्याय की स्थापना कैसे होगी, तो उसमें
वर्ग विभाजन करता है, जिसमें उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग है, अपने अपने काम करते हैं। तो सामाजिक स्तर पर न्याय की होती है। और व्यक्तिगत स्तर पर न्याय, प्रत्येक व्यक्ति अपने जो स्वभावगत गुण हैं उन गुणों के अनुसार काम करता है, तो वो व्यक्तिगत न्याय की सिद्धि उसमें होती है। तो इस तरह से प्लेटो न्याय के सिद्धांत में हम सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय की बात करते हैं। जहाँ तक प्लेटो का मंतव्य है, तो प्लेटो साफ कहता है कि प्रकृतिस्थ गुणों के अनुसार आचरण करना न्याय है। और न्याय के बारे में हमने विस्तार से न्याय सिद्धांत में पढ़ा। इसके अलावा उसके आदर्श राज्य में एक आदर्श शिक्षा का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, और इसका अध्ययन भी हमने शिक्षा सिद्धांत में विस्तार से पढ़ा। प्लेटो से पूर्व जो शिक्षा पद्धतियाँ थी एथेंस और स्पार्टा में, उनके अच्छे गुणों को अपने शिक्षा सिद्धांत में समायोजित करते हुए एक अपना शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और शिक्षा का एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिसमें प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की वो चर्चा करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में वो संगीत और व्यायाम, दो महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन जोर देते हैं। वो 6 साल से 18 साल तक, फिर 18 से 20 साल तक 2 वर्ष के सैनिक शिक्षा के कोर्स की बात करते हैं। फिर उच्च शिक्षा वो 20 साल से 35 वर्ष की योजना प्रस्तुत करते हैं। और 35 वर्ष तक भी वो सीमित नहीं होते, 15 साल का और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा ग्रहण करने का आदेश देते हैं। तो इस तरह से 50 वर्ष की शिक्षा योजना वो प्रस्तुत करते हैं अपनी, जिसका हमने विस्तार से अध्ययन किया शिक्षा सिद्धांत में। प्लेटो के इस आदर्श राज्य में साम्यवादी सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है उसके आदर्श राज्य में। और जो शासक वर्ग है, जो सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वो धन और परिवार से के स्वार्थभूत से वशीभूत होकर के अपने कर्तव्य पथ से डिग नहीं जाए, इसलिए उसने एक आदर्श से सामाजिक संगठन की वो चर्चा करता है, और उस साम्यवादी योजना है उसकी। और उसमें 2 रूप हमने पढ़े इस सिद्धांत में भी विस्तार से, संपत्ति का साम्यवाद और नारी साम्यवाद। इसका निष्कर्ष यही है कि प्लेटो चाहते हैं कि जो सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है वर्ग, वो न तो निजी संपत्ति रखेगा और न ही निजी परिवार रखेगा। सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे, सार्वजनिक वस्त्रालयों से वस्त्र ग्रहण करेंगे, निजी संपत्ति का संग्रह नहीं रखेंगे। और इसी प्रकार वो इस वर्ग के लिए निजी परिवार का भी निषेध कर देता है, जिसका विस्तार से विवेचन हमने प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत में किया है। प्लेटो के इस आदर्श राज्य में प्लेटो दार्शनिक राजाओं के शासन की पैरवी करता है, और उनका एक फेमस उद्धरण है, कोटेशन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक राज्य बुराइयों से अंत नहीं पा सकता। तो उनका ये कहना है कि हर कार्य के लिए सामान्य रूप से मनुष्य किसी भी छोटे से छोटे कार्य के लिए उसके विशेषज्ञ से परामर्श लेते हैं। तो शासन जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी विशेषज्ञता का कार्य है, तो इसमें पढ़े लिखे योग्य ज्ञानी विवेकी व्यक्ति के द्वारा ही शासन होना चाहिए। और उसके लिए वो दार्शनिक राजाओं के शासन का पैरोकार बनता है, और ये शासन बिना कानून का शासन है, अर्थात दार्शनिक राजा अपने विवेक के आधार पर ही शासन करता है, उसके ऊपर लिखित कानून का कोई बंधन नहीं होता। तो प्लेटो के इस आदर्श राज्य में ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण पिलर हैं, जिनकी हमने अभी चर्चा की। धन्यवाद।